आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 भूगोल का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को भूगोल का बहुत सारा वीडियो दे दिया है। अगर आपने हर एक वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहां से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि परिवहन एवं संचार के बीच प्रभेद दर्शाएं, मतलब दोनों के बीच में क्या अंतर होता है ये चीज बताना है। देखो भाई, जो परिवहन होता है ना, परिवहन में क्या होता है कि वस्तु या फिर यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब या फिर हम लोग ले जाते हैं या फिर लाया जाता है, ये बात हो गया। और संचार में क्या होता है कि संदेश या फिर समाचार को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाता है। बस यही चीज हुआ हमारा परिवहन और संचार। लिखा गया कि वस्तु या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना या ले जाना परिवहन कहलाता है। संदेश या समाचार को एक जगह से दूसरी जगह भेजना संचार कहलाता है। ये हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर एक जबकि लिख सकते हैं, जबकि लिख दीजिएगा, थोड़ा ज्यादा पढ़ने में अच्छा लगेगा, जबकि लिख दीजिए। अगला प्रश्न कि बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते हैं। देखिए भाई, इस प्रकार की मजदूरी में क्या होता है कि पहले तो लोन ले लेता है और जो लोन होता है, जो ऋण होता है, उसको चुकाने के लिए क्या करता है, जिसके पास वो लोन लेता है उसके वहां पर काम करता है, श्रम करता है, उनको सेवा देता है। इसी को बंधुआ मजदूर बोला जाता है। वह व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है या सेवाएं देता है, बंधुआ मजदूर कहलाता है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी हो गया। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या है देखो कि महामार्ग क्या है। तो किसी देश के मुख्य नगरों को जोड़ने वाली पक्की सड़कों को महामार्ग कहा जाता है। देश के भीतर राज्यों की राजधानियों तक पहुंचने वाली सड़कें भी महामार्ग के अंतर्गत आती है, ये हो जाएगा महामार्ग। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधि को खाद्य सुरक्षा कहा जाता है, जिसे चावल, गेहूं, फल, सब्जी, भूमि की सुरक्षा, ये सब हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे खाद्य सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 6 भाई देख लो, यहाँ पे क्या है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग क्या है। तो पेट्रोकेमिकल उद्योग किसको बोला जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि ऐसे उद्योग जो कोयला, प्राकृतिक गैस या पेट्रोल पर निर्भर करते हैं, उन्हें पेट्रोकेमिकल उद्योग कहते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, पेट्रोकेमिकल उद्योग बोला जाता है। नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन 7 क्या है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखिए जनसंख्या घनत्व को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग कि जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा भाई, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। नोट डाउन कर लीजिए, हर एक चीज को लिख लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ये हो गया जनसंख्या घनत्व। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। तो देखो भाई, सूचना प्रौद्योगिकी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सूचना से और दूसरा प्रौद्योगिकी से। सूचना का तात्पर्य है तथ्य, ज्ञान और जानकारी, और प्रौद्योगिकी का अर्थ है वह तकनीक जो सूचना को व्यवस्थित कर संप्रेषण योग्य बनाती है, मतलब अच्छे तरीके से उसको अरेंज करके एक मतलब एक अच्छे वे में उनको पहुंचाता है एक जगह से दूसरे जगह तक। अतः सूचना प्रौद्योगिकी वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा हम सूचना की विभिन्न प्रक्रियाओं में वर्तमान तकनीकी का प्रयोग कर सूचना के उपयोग और आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा कोई संदेश, तस्वीर या विचार एक स्थान से विश्व के किसी दूसरे स्थान पर कम से कम समय में भेजे जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का प्यारा सा सुंदर सा आंसर। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में कृषि के नवीनतम विकास का वर्णन करें। तो इसका आंसर क्या क्या होगा, देखो यहाँ पर कि भारत में कृषि नवीनतम विकास की ओर अग्रसर है। इस पद्धति में खेतों का आकार माध्यम किया जा रहा है। यहाँ पर खेतों का जो आकार है पहले तो छोटा था, लेकिन अब यहाँ पर माध्यम किया जा रहा है। नवीनतम विकास की पद्धति अपनाने से कृषक धनी हो गए हैं और वे अब अधिक निवेश करने में समर्थ है। अब देखिए, जब से मतलब यहाँ पर जो नया जो तरीका है किसान, मतलब किसान से रिलेटेड, मतलब कृषि का जो नया तरीका है, जब किसान इसको अपना रहा है तो वो थोड़े मतलब अच्छे पैसे कमा रहे हैं, थोड़ा धनी हो रहे हैं और आगे अच्छे तरीके से निवेश भी कर रहे हैं। रासायनिक उर्वरक, मशीनरी, ट्यूबवेल तथा आधुनिक यंत्रों का अधिक प्रयोग होता है। हरित क्रांति के अंतर्गत पंजाब तथा हरियाणा में अधिक गेहूं उपजाई गई। चावल के क्षेत्र में विशेष वृद्धि हुई है, जबकि यहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी कम है। इन राज्यों में उच्च उत्पादकता है, प्रति हेक्टेयर 15 किलोमीटर से भी अधिक है। इन्हें चावल का कटोरा कहते हैं। ये बात हो गया यहाँ पर। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए कि भारत के किन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है और क्यों। तो भारत के उत्तरी मैदान में पश्चिम बंगाल तक जनसंख्या का घनत्व अधिक है। हुगली, हावड़ा, उत्तरी 24 परगना,
नदिया, मुर्शिदाबाद, माही, कानपुर, बंगलोर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिवान, कूच बिहार, देवरिया, गोरखपुर, जौनपुर तथा बालिया आदि जिलों में 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व पाया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने इतना नाम बताया, अगर आप एक दो नाम भूल भी जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा गया वैसे आप लोगों को लिखना, कोई जरूरी नहीं है। केरल दिल्ली में भी जनसंख्या घनत्व अधिक है। कुछ बड़े नगरों का जनसंख्या घनत्व इस प्रकार है, जैसे कोलकाता का 23,669 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, चेन्नई का 21,811 है, मुंबई का 16,134 है, हैदराबाद का 14,248 है, दिल्ली का 6,319 है, चंडीगढ़ का 5,620 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। इसके कई कारण हैं। क्या क्या कारण है भाई देख लो, एक करके कारण बात करते हैं। ये है धरातल की बनावट, अच्छी जलवायु, अत्यधिक जलापूर्ति, उद्योग धंधों का विकास, यातायात के साधन, रोजगार की उपलब्धता आदि। इसके अन्य कारक है शांति एवं सुरक्षा, शिक्षा के केंद्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन केंद्र इत्यादि, ठीक है। ऊपर बने क्षेत्रों में उपयुक्त कारकों में कोई ना कोई है, कहीं शिक्षा केंद्र है तो कहीं उद्योगों का विकसित रूप है, जिससे लोगों ठीक है क्या जिससे लोग ठीक है वहां आकर लीजिए आकर मिल जाता है। ये बात हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कि भाई कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं। तो विकास एक निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। मानव के जीवन काल में आए विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को सामान्य भाषा में विकास के नाम से जाना जाता है। विकास की प्रक्रिया में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि पहलू सम्मिलित है। मनुष्य के जीवन में प्रगति की राह में होने वाले कर्मिक परिवर्तनों को मानव विकास की संज्ञा दी गई है। ये हो जाएगा मानव विकास। अगला प्रश्न भाई क्या है देख लो कि मानव भूगोल को परिभाषित करें। तो मानव भूगोल का डेफिनेशन क्या है। मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जब मनुष्य का जन्म होता है उस समय से लेकर वर्तमान समय तक का जो भी पर्यावरण और मनुष्य के बीच का जो रिलेशन होता है उसी चीज का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है भाई निजीकरण से आप क्या समझते हैं। निजीकरण मतलब क्या हो जाएगा, किसी उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को निजीकरण बोला जाता है। निर्यात एवं आयात में क्या अंतर है भाई। तो विदेशी व्यापार के अंतर्गत निर्यात एवं आयात व्यापार होता है। निर्यात व्यापार के अंतर्गत एक देश दूसरे देश को माल को भेजता है, जबकि आयात व्यापार के अंतर्गत एक देश दूसरे देश से माल मंगाता है। अतः निर्यात और आयात व्यापार में अंतर है। यही भाई यहाँ पर है, देख लो कि एक माल को मंगाता है तो एक माल को भेजता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन करें। तो यहाँ पर देख लो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सबसे पहला है पवन ऊर्जा। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा प्रकृति पर निर्भर रहती है और यह कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा होती है। इसके बाद भाई आगे देख लो, इसके बाद हमें यहाँ पर है बायोगैस। क्या है बायोगैस। तो जीवों के उत्सर्जित पदार्थों में उद्योगों के अवशिष्ट से बायोगैस बनाई जाती है जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री लहरें एवं ज्वार भाटे से बिजली का उत्पादन किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा, यह ऊर्जा गर्म पानी के प्राकृतिक झरने या तालाब से संयंत्र लगाकर प्राप्त की जाती है। इसी तरह कचरे से भी ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। और देखिए आगे आप लोगों को और 2-4 वीडियो मिलेगा, आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिए। और मैंने आप लोगों के लिए क्या क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाइए और फटाफट आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप लोगों का तैयारी अच्छे तरीके से होगा और आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम दे पाएंगे। और आगे मैं आप लोगों को और 2-4 वीडियो दे रहा हूं, इसलिए आप लोग हर एक वीडियो को देख के जाइए। और मैंने आप लोगों को जो एमसीक्यू करा दिया है ना भाई, एमसीक्यू कर लीजिए। एमसीक्यू का देखिए मैंने सुबह आज जो 2 वीडियो छोड़ा है, एक तो महातांडव वाला था और एक मैंने आप लोगों को बताया था जितना भी आज तक जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड बोर्ड में, हर एक क्वेश्चन का मैंने वीडियो बना दिया है। वो 2 वीडियो देख लीजिए। और अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहां से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।